बहुत तेज भूख लग रही है तुमको। अब तुम पानी पी लो और पानी पी करके यहाँ पर बैठ जाओ। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। कितने दिन हो गए? एक हफ्ता। हाँ, पूरा एक हफ्ता हो गया। ये मेरा बेटा 26 तारीख को तो रायपुर गया था। रायपुर मध्य प्रदेश में है। और 24 तारीख को मैं जेवर गई थी, जेवर बुलंदशहर। तो वो मेरा होम टाउन है। वहाँ पर मेरी जो दादी दादा वगैरह और सारी फैमिली रहती है। तो मेरे कज़न की शादी थी। तो मैं शादी में नहीं जा पाई, बस मैं हल्दी सेरेमनी में गई थी। और उसके बाद मेरे भाई भाभी आए थे। जो मेरा बड़ा भाई है, मुझसे बड़ा, और भाभी वो आए थे। तो जो मुझसे बड़ा भाई है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ तक कि मेरे जो फादर हैं उनसे भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखता था वो। तो जब भी मैं बीमार होती थी, मेरे सिरहाने पर वो बैठा रहता था। मुझे बुक्स वगैरह भी वही ला करके देखता था। स्कूल भी वही छोड़ने के लिए जाता था। और मुझे ना बहुत सिंपल रहने की आदत थी। तो बढ़िया वाली ड्रेसेस, ब्रेसलेट, नेकलेस वगैरह सब कुछ वही ला करके देता था। और मेरा भाई ज़रा सा भी मुझे सैड देखता है, उदास देखता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस मेरे जो फैमिली वाले हैं ना, भाई भाभी, सब यही चाहते कि मैं ना हमेशा हंसती रहूं, खुश रहूं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं हमेशा हंसती रहूं, खुश रहूं। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ ना, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं 2 टॉपिक लेकर के आई हूँ। और जो मैं 2 टॉपिक ज़्यादातर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ना मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। जो मेरा घर है जहाँ पर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो एकदम ही हमारा ड्राइंग रूम में वीडियो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और इस समय ना थोड़ी सी शांति होती है। तो मैं यही टाइम चॉइस करती हूँ, तो इसलिए मैं 2 वीडियो एक साथ बना लेती हूँ। तो आज मैं जो 2 टॉपिक लेकर के आई हूँ, उसमें से जो पहला टॉपिक है कि आजकल क्या मैं देखती हूँ कि टीवी पर भी और न्यूज़पेपर में जब भी देखो कफन का व्यापार। तो मैं ऐसे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए तो आप कहीं भी अखबार में भी लिख सकते हैं या फिर न्यूज़ चैनल में भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कर क्या सकते हैं जब आप इसके लिए कुछ करें, कुछ ऐसे कदम उठाएं, तब तो बात भी है। क्योंकि सचमुच में आजकल ना कफन का व्यापार तो हो ही रहा है। मैंने 5-6 साल पहले, 7 साल पहले भी पढ़ा था, सुना भी था। तो मैं उस समय तक तो यूट्यूब चैनल पे नहीं थी, तो मैं यहाँ आकर के नहीं बोल सकती थी। अब भी मैं बहुत दिन से हिम्मत बना रही थी, क्योंकि ये जो सीरियस मुद्दे होते हैं ना, इस पे बोलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत बनानी पड़ती है। तो जहाँ भी आप देखिए ना, शमशान घाट है, वहाँ पर आप क्रिमिनेशन करने के लिए जाएँ तो वहाँ पर जो कफन होते हैं ना, उन्हें उठा करके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ से ला करके उन्हें धो करके प्रेस करके फिर उन्हें फिर से उसी तरह से सप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए, जो हमारे प्रियजन हैं जिनकी हम अंत्येष्टि कर देते हैं, तो ये जो कफन होता है ना, ये इनके जो ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर आखिरी तक की जो उनकी एनर्जी होती है ना, वो उसी के ही अंदर होती है। जो कफन का मतलब ही ये होता है कि देखिए, आप सिर से पैर तक एकदम कवर करते हैं उससे। तो कवर करते तो वही उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक का सार होता है। और हम उनकी आत्मा शांति के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। और एक जो कपड़ा होता है 5-6 फीट का, उस कपड़े की वजह से उनकी आत्मा सारी ज़िंदगी भटकती रहती है। और फिर इस वजह से पितृदोष भी हमको लग सकता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है प्रशासन करे, लेकिन ना हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है प्रशासन नहीं कर सकता है। मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आती है। वो ये बोलते थे कि हम जो पर्सन है, सभी को अपना अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि हम अपना काम स्वयं करेंगे तो दूसरों को जो है काम करने का और भी मौका मिल जाए। क्योंकि यदि जैसे प्रशासन है, वो इन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता रहे, तो वो जो बड़े काम है वो नहीं कर सकेगा। उसे एक ही टारगेट बना करके चलना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन हमको ही करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से दाह संस्कार करते हैं, तो जो कफन होता है वो दाह संस्कार में ही डाल दें, तो हमारे प्रियजनों की आत्मा को भी शांति मिलेगी, पितृदोष भी नहीं लगेगा। और एक यहाँ पर गढ़ है, गढ़ मुक्तेश्वर। तो मैं अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ गई थी एक बार वहाँ पर।
तो मैंने देखा इधर उधर पहाड़ों पे, रास्तों पर, पेड़ों पर सारे में जो है मृत व्यक्तियों के कपड़े इतने पुराने उधर उधर फेंक रखे थे। तो इस तरह से भी ना इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती। जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है वो इसी वजह से आती है। तो उन कपड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। और जो भी फूल वगैरह सामग्री होती है, लोग क्या करते हैं कि उसी नदी में बहा देते। तो मैंने वहाँ गढ़ मुक्तेश्वर की नदी देखी। वो नदी इतनी गंदी हो रही थी, बहुत ज़्यादा काला पानी था एकदम। और मुझसे सब कह रहे कि नहा लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ नहीं नहा सकती। मुझसे कहा हाथ धो लो। मैंने कहा नहीं, मैं हाथ भी नहीं धोऊंगी, क्योंकि ना हम लोग कहते कि नदी में यदि हम नहाते तो हम पापों से मुक्त हो जाते। लेकिन ना पाप से मुक्त होने के लिए जो हमारा हृदय होना है ना, वो ही नदी की तरह होता है। यदि हमें अपने हृदय को साफ करना है तो हम अपने विचारों को साफ करेंगे, तब हमें नदियों में नहाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नदियों में स्नान करके तो हम और गंदगी फैलाते हैं। और कितने सारे जो हैं सन्यासी और कितने सारे व्यक्ति हैं प्रोटेस्ट पर कई सालों तक बैठे रहे कि नदी की सफाई हो, गंगा की सफाई हो। और कई लोगों की डेथ भी हो चुकी, लेकिन फिर भी कोई जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, वो हर एक प्रशासन नहीं निकाल सकता है। हम लोगों को खुद को देखना चाहिए। जब हम पूजा की सामग्री वगैरह होती है और जो राख, फूल, सब कुछ ही हम गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में जो 9 दिन की पूजा होती है उसकी भी सारी सामग्री वहाँ पर ही प्रवाहित कर देते हैं। अब सोचिए कि कितना ज़्यादा गंगा और जो नदियाँ हैं कितनी ज़्यादा दूषित हो जाती होंगी। और इन नदियों को जितने हमारे यहाँ की इंडिया की पॉपुलेशन है उतने लोग ही उस नदी को दूषित करते। तो सोचिए प्रशासन को उन नदियों को साफ करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि बस हम लोग जो भी पर्सन है तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम अपने घर में, मैंने अपने घर के ना हर एक कोने में डस्टबिन रखी है। मैं अपने घर से एक थोड़ा सा भी जो कूड़ा होता है वो मैं कभी बाहर नहीं जाने देती। मैं डस्टबिन में डालती हूँ और उसके बाद में जो स्वीपर वगैरह आते हैं उन्हें दे देती हूँ। ना मैं कभी रोड पे आज तक भी मैंने कहीं कोई कूड़ा नहीं फेंका। तो इन बातों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और जो मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है एसिड अटैक। तो आप ये सोचिए कि एसिड अटैक जिनके साथ होता है उन पर क्या गुजरती होगी। यदि हम सिर्फ सोच लें कि हमें आग के बीच में खड़ा कर रखा है, हम जल रहे हैं, हम बचना चाह रहे हैं, हम भाग नहीं सकते, या फिर हम पर किसी ने एसिड अटैक कर दिया है, तो ये सोच कर ही हमारी क्या स्थिति हो जाती है। और जिनके साथ में ये सब कुछ होता है, जिन बच्चियों के साथ में, तो सोचिए कि उन पर क्या गुजरती होगी। मेरे घर के साइड में ही एक लेडी के ऊपर एसिड अटैक हो गया था, बस मेरे घर की 2 कदम की दूरी पर। तो फिर आगे जाकर के लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन वो बच तो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फेस भी ख़राब हो गया। उसके फेस पर भी इतने ज़्यादा निशान हो गए कि वो एकदम अभी तक सही नहीं हो पाई है। और इस तरह से एसिड अटैक करने वाले अपराधी या तो उन्हें थोड़ी बहुत सज़ा दे करके छोड़ दिया जाता है, और या फिर उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं इकट्ठे हो पाते हैं तो वो बिना सबूत के थोड़ी सी सज़ा पा करके बाहर निकल जाते हैं। और यदि उन्हें ज़्यादा सज़ा भी दी जाती है तो इस सज़ा का क्या मतलब है कि किसी जो है बच्ची की उन्होंने ऐसी लाइफ स्पॉइल करके रख दी कि ना तो उसकी ज़िंदगी बचती है ना उसकी मौत बचती है, और उन्हें एक सिर्फ थोड़ी सी सज़ा दी जाती है। और जिस तरह से अपराधी कोई हत्या करता है या फिर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे या तो फांसी की सज़ा दी जाती है या उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। मुझे लगता है कि एसिड अटैक करने वालों को भी कुछ इसी तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। यदि वो किसी बच्ची पर एसिड अटैक करते हैं तो उन्हें भी ऐसी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें पर एसिड अटैक कर देना चाहिए, और एसिड अटैक करके उन्हें भी समझाना चाहिए कि आप जिस तरह से किसी बच्चे की लाइफ को इस तरह से स्पॉइल करते हैं तो धीरे धीरे करके उन्हें भी इस दर्द का एहसास होना चाहिए। जब इस तरह की सज़ा का प्रावधान हो जाएगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी जो एसिड अटैक हो रहे हैं वो कम हो पाएंगे। क्योंकि एसिड अटैक या फिर लड़कियों को जलाने वाला जो दुस्साहस का अपराध करते हैं ना वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि कई गांव होते हैं जहां तक पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, जहां से खबरें अखबार तक या फिर टीवी
तक नहीं आ पाती हैं, तो वहाँ पर ये अपराध दब जाते हैं। लेकिन ये अपराध अभी कम नहीं हो रहे हैं, अपराध और ज़्यादा हो रहे हैं, और इन अपराधों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ठोस और बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी इस तरह के अपराध रुक सकते हैं। और मैं एक लक्ष्मी नाम की बच्ची की बात कर रही हूँ, उसके साथ भी एसिड अटैक हुआ था, काफ़ी साल पहले हुआ था, जब वो 15-16 साल की थी। और जिसने एसिड अटैक किया था वो उम्र में भी उससे बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसका पीछा करता था, और वो बोलती थी कि भैया, बोलती थी और बोलती थी कि नहीं भैया, मैं आपसे किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। तो उसने फिर उस पर एसिड अटैक कर दिया, और वो बच्ची सारी की सारी जल गई। और जलने के बाद उसके आस पड़ोस वाले बोल रहे कि इससे अच्छा तो आपकी बेटी बचती नहीं, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प की, और उसकी काफ़ी सारी सर्जरी भी हुई, वो ठीक भी हो गई। मतलब ठीक तो क्या हो गई, पूरी तरह से तो ठीक एसिड अटैक या जला वाला इंसान नहीं हो सकता है, उसकी आत्मा भी पूरी तरह से मर चुकी होती है, शरीर भी। लेकिन ये जो एक वुमेन पावर होता है ना, इनको दुर्गा का रूप या फिर देवी का या माँ का रूप इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये जो वुमेन पावर होता है ना, ये बहुत ही अद्भुत होता है। आप इसकी ना कितनी भी कड़ी से कड़ी परीक्षा ले लीजिए, लेकिन जो एक वुमेन है ना, हर हाल में आपको जीत कर ही दिखाती है। चाहे आप ये कहें कि वो सुंदरता की वजह से इतना मेकअप करती है, ऐसे कपड़े पहनती है, तो ये देखिए जो एसिड अटैक वाली बच्चियां हैं, इनका तो आत्मा से लेकर फेस तक भी झुलस जाते, लेकिन फिर भी ये नहीं रुकती है, फिर भी ये समाज में आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये जो लक्ष्मी है, ये भी किसी संस्था से जुड़ गई थी, और संस्था से जुड़ करके इसने काफ़ी काम भी किए। और फिर जो उसी संस्था में एक लड़का था, वो लड़का ब्राह्मण था, फिर उसने शादी भी कर ली, अब उसकी बेटी भी है। तो ये सोचते हैं एसिड अटैक करने वाले कि इसकी जीवन एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जीवन को ख़त्म तो कर देते, लेकिन वो फिर दोबारा से जन्म ले लेती हैं, और दोबारा से जन्म ले करके फिर वो वही सब कुछ करती हैं जो कि अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। लेकिन ये जो एसिड अटैक करने वाले होते हैं, इन्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप जिस लड़की की लाइफ को इतना स्पॉइल कर रहे हैं, वो किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की शादी होकर के पत्नी बनने जाएगी, और या फिर किसी की बहन है। आप इस तरह का दुस्साहस कर लेते हैं, तो इस तरह के लोगों को तो मैं कभी इज्जत से तो मैं नहीं बात कर सकती, वो तो मैं यहाँ पर हूँ इसलिए मैं आप करके बात कर रही हूँ। बाकी ऐसे लोगों के लिए तो मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बेकार सोच रहती है। और इस तरह से जो एसिड अटैक हो जाते हैं, तो करने वाले तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जो लड़की की फैमिली वाले हैं, लड़की है, उस पर जो क्या गुजरती है, तो आप उससे पूछ लीजिए जा करके, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी कई सारी एसिड अटैक की बच्चियां हैं जो वीडियो बनाती हैं, तो मैंने उनको भी सब्सक्राइब कर रखा है। और कई सारी संस्थाएं भी ऐसी हैं जो एसिड अटैक या फिर जो बच्चियां को जला दिया जाता है, तो उनके लिए भी एक संस्था खोल रखी है, एक रेस्टोरेंट भी है। तो उस जो रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट है वो बच्चियां ही देखती हैं, और वहाँ जो फूड वगैरह सर्व किया जाता है वो भी वो बच्चियां ही करती हैं। तो देखिए, एक तरफ तो संस्था जिसकी कि वो ना बहन होती है ना बेटी होती, सिर्फ एक सताई हुई बच्चियां होती हैं, वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और ये जो अपराधी होते हैं, एक घर में एक वहशी जानवर बन करके रहते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये कब एसिड अटैक कर देंगे, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता में जो है हमेशा ही अपराधी पनपता रहता है। और इस तरह के लोग हमेशा कोई ना कोई इसी तरह से डेंजरस जो अपराध होते हैं वही करते हैं। तो इस तरह के रोकने के लिए मैं यही कहती हूँ कि इसके लिए ना कठोर से कठोर ही कदम उठाए जाएं, और कठोर से कठोर कानून बनाए जाए, ना कि सिर्फ सज़ा का प्रावधान हो कि इतने साल की इन्हें सज़ा दी जाए, तो इस सज़ा को देने से ये अपराध कम हो जाएगा।